हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बामा की ऑटोबायोग्राफी करुकू की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। बामा एक दलित क्रिश्चियन औरत हैं और एक दलित क्रिश्चियन होने की वजह से उनकी लाइफ में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई, इसके बारे में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है। तो चलिए अब हम लोग इस ऑटोबायोग्राफी के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ऑटोबायोग्राफी है वो बामा की ज़िंदगी को क्रॉनिकल करती है, यानी कि बामा की ज़िंदगी के बारे में बताती है कि कैसे उनका बचपन बीता और कैसे जब वो बड़ी हुई तो वो एक क्रिश्चियन नन बनी और उसके बाद उनके साथ क्या-क्या हुआ। द बुक वाज़ ओरिजिनली रिटन बाय हर इन तमिल इन 1992। तो 1992 में तमिल में उन्होंने इस बुक को लिखा था और बाद में इंग्लिश में इसे लक्ष्मी होल्स्ट्रॉम ने 2000 में ट्रांसलेट किया। करुक्कू इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफीज ऑफ ए दलित वुमेन रिटन इन तमिल। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी करुक्कू है, ये तमिल में लिखी जाने वाली और वो भी एक दलित महिला द्वारा लिखी जाने वाली पहली ऑटोबायोग्राफी है। द नॉवल ट्रेसेस द सफरिंग्स एंड हार्डशिप्स फेस्ड बाय द ग्रुप ऑफ क्रिश्चियन दलित वुमेन इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो क्रिश्चियन दलित औरतें हैं वो क्या-क्या हार्डशिप्स, क्या-क्या मुसीबतें फेस करती हैं, इसके बारे में इस ऑटोबायोग्राफी में बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। बामा फॉस्टीना सुसाइराज। तो बामा का जो पूरा नाम है वो है फॉस्टीना सुसाइराज और पॉपुलरली इन्हें बामा कहा जाता है। और ये उन रेयर दलित औरतों में से हैं जिनके अंदर ये हिम्मत थी, करेज था कि वो एक्सप्रेस कर सकें उन औरतों की प्लाइट, यानी उन औरतों की दशा को जो डबल तरीके से परेशान है, कॉलोनाइज्ड एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ वुमेन। तो एक तो औरत होने की वजह से दिक्कत और दूसरी दलित होने की वजह से दिक्कत। बामा बिलोंग्स टू क्रिश्चियनिटी। तो वो एक क्रिश्चियन है और उनके जो ग्रैंडफादर थे वो हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे। द टाइटल कारुक्कू मीन्स पाल्मेरा ग्रोव। तो ये जो टाइटल है कारुक्कू, इसका मतलब होता है एक पाल्मीरा, या एक तरह के पेड़ होते हैं जो कि नारियल की तरह लगते हैं। तो नारियल के पेड़ों जैसा एक पेड़ होता है पाल्मीरा, उसका ग्रोव यानी बहुत सारे पेड़ जहाँ एक साथ उगे हों। इट कैरीज अ सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस रिप्रेजेंटिंग अ रिफ्यूज फॉर द मार्जिनलाइज्ड। तो इस ऑटोबायोग्राफी का उन्होंने नाम करुक्कू इसीलिए रखा क्योंकि ये जो पाल्मीरा ग्रोव है यानी पेड़ों का समूह है, पेड़ों का जो ग्रुप है वो इस तरह के मार्जिनलाइज्ड और जो इस तरह के जो दलित लोग हैं जिन्हें प्रताड़ित किया गया है, जिन्हें परेशान किया गया है, वो लोग रिफ्यूज यानी वो लोग उन पेड़ों के नीचे बैठते हैं। तो ये जो करुक्कू है वो एक तरह का सिंबल है। द टेक्स्ट ओपन्स विद अ पिक्चरेस्क डिस्क्रिप्शन ऑफ द राइटर्स विलेज। तो टेक्स्ट की शुरुआत होती है जहाँ पे जो राइटर हैं वो अपने गांव के बारे में बताती हैं कि गांव कितना सुंदर है। अमिड्स द ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ हिल्स एंड स्ट्रीम्स आर इंडिकेटर्स लाइक द पीपल ऑफ lower communities were landless laborers in the fields of upper castes who owned lands named after them। तो इसके बाद वो बताती हैं उन सुंदर पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में जो उनके गांव में बहते थे। और फिर वो ये भी बताती हैं कि कैसे उनके गांव में कुछ कम्युनिटीज लैंडलेस लेबरर्स थी, यानी उनके पास कोई जमीन नहीं थी। और जो अपर कास्ट के लोग थे उनके पास खूब सारी जमीनें थी। द लाइव्स ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स वेर एट द मर्सी ऑफ द प्रिविलेज्ड एंड व्हेन आउट ऑफ वर्क दे वर बाउंड टू मेक द एंड्स मीट बाय डूइंग मिनियल टास्क लाइक फेंडिंग एंड सेलिंग फायरवुड। तो ये जो गरीब लैंडलेस लोग थे वो उन अमीरों की बदौलत जी रहे थे और जो कोई भी काम मिलता था उस काम को कर कर वो अपने एंड्स को मीट करवाते थे, यानी किसी तरीके से अपना गुजर बसर करते थे। और कभी कभी तो उन्हें मीनियल टास्क यानी बहुत ही छोटे मोटे काम जैसे कि फायरवुड, लकड़ी वगैरह खरीदना, बेचना, इस तरह का काम उन्हें करना पड़ता था। रेफरेंसेस टू अनइक्वल एक्सेस ऑफ फैसिलिटीज लाइक वाटर आर इंडिकेटिव ऑफ कास्ट लिंक्ड इकोनॉमिक डिप्रिविटी। इसके बाद फिर बामा जो है वो ये भी बताती हैं कि किस तरीके से पानी के लिए भी उन्हें जूझना पड़ता था और कास्ट उसके पीछे का कारण था। वाइल द बेटर ऑफ कास्टर्स ओन्ड वेल्थ। तो जो बेटर ऑफ कास्ट यानी ऊंचे कास्ट के लोग थे उनके पास कुएं थे, पंप सेट्स थे,
अपनी फील्ड्स में, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा पानी मिल जाता था। जबकि जो लोअर कम्युनिटीज़ यानी लो कास्ट के लोग थे, पानी के लिए उनको एक सिंगल वाटर पंप पे डिपेंड होना पड़ता था। दिस लेड टू अ skewed डिमांड एंड सप्लाई लीडिंग टू quarrels फॉर अ नीड एज बेसिक एज वाटर। और इस वजह से पानी जैसी चीज़ के लिए उन्हें लड़ना झगड़ना पड़ता था दूसरों के साथ। शी वॉज विटनेस टू द कॉमन लाइफ एक्टिविटीज ऑफ हर कम्युनिटी एल्डर्स हु डिड menial टास्क ऑफ स्वीपिंग, वॉशिंग काउशेड्स एंड कोर्टयार्ड्स। तो बामा ने बचपन से ही देखा कि कैसे उसके कम्युनिटी के जो एल्डर्स हैं, बड़े लोग हैं, वो छोटे मोटे काम करते थे, जैसे कि झाड़ू लगाना, वॉशिंग काउ शेड्स, तो जो जानवरों के बाड़े होते हैं गायों वगैरह के, उन्हें साफ करना। और इसके बदले में उन्हें सिर्फ स्टेल लेफ्ट ओवर्स यानी सड़ा गला खाना मिलता था, जो उन्हें हाथ में भी नहीं दिया जाता था, दूर से उनकी तरफ फेंका जाता था। In her searing memoir and candid autobiography, Karukku, Dalit Christian writer Bama describes how, as a young girl, she was amused to see an old person from her community carry a packet of vadai by its string. तो बताती हैं कि कैसे बचपन में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति था उनकी ही कम्युनिटी का, जो कुछ वड़ा लेकर जा रहा था। एक पैकेट था उनके पास वड़ों का, और लेकिन इस वड़े को वो अपने हाथ से नहीं छू रहे थे, उसकी रस्सी से उन्होंने उसको पकड़ा हुआ था। तो ये सब देखकर बामा को बड़ी हंसी आई, और उन्होंने सोचा ये रस्सी अगर टूट जाएगी तो वड़े नीचे नहीं गिर जाएंगे। और ये जो सीन था, उसने जाकर अपने बड़े भाई को बताया बामा ने। इट वॉज देन दैट शी फाउंड आउट दैट वाइल कैरिंग द फूड फॉर एन अपर कास्ट पर्सन अ दलित वुड हैव टू इंश्योर दैट ही डिडंट टच द पैकेट इवन बाय मिस्टेक। और तब फिर बामा को पता चला, उसके भाई ने बताया कि एक अपर कास्ट इंसान के लिए उस वड़ों को वो बूढ़े व्यक्ति ले जा रहे थे, और क्योंकि वो दलित हैं इसीलिए वो उस खाने को छू नहीं सकते मिस्टेक से भी, और इसीलिए वो उस रस्सी के जरिए उस वड़ों को उठाए हुए थे। और जब बामा को ये बात पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा उसे गुस्सा भी आया, उसे डर भी लगा। शी वॉज mortified to hear that, but gradually came to realize that Dalits like herself were treated very differently by those of other castes. लेकिन धीरे धीरे उनके समझ में आ गया कि उनके जैसे दलित लोगों को बाकी के कास्ट के लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं। शी नरेट्स हाउ ऑन पब्लिक बसेस शी वॉज ऑफन आस्क्ड वेयर शी लिव्ड। तो वो बताती हैं कि कैसे जब वो पब्लिक बसेस में जाती थी, ट्रैवल करती थी, तो लोग पूछते थे कि तुम कहाँ रहती हो। एंड व्हेन द स्ट्रीट नेम रिवील्ड हर कास्ट, और जब वो बताती थी कि वो कौन सी सड़क पर उनका घर है, तो उससे उनके कास्ट के बारे में पता चल जाता था, और लोग उन्हें सीट खाली करने के लिए कहते थे। और जब वो मना करती थी तो जो भी इंसान उनके पास बैठा होता था वो उठकर खड़ा हो जाता था। When she refused, the other person would often stand up herself but would not remain seated next to her. तो जब वो मना करती थी तो जो दूसरा इंसान होता था वो खड़ा हो जाता था, और उनके पास कोई नहीं बैठता था। She talks of how her mother often advised her to lie about her caste since it was unlikely she would be found out. तो उनकी माँ कहती थी कि अपने कास्ट के बारे में किसी को भी मत बताओ, लेकिन बामा ने मना कर दिया और वो अपने कास्ट को छुपाती नहीं थी। शी वॉज रिबेलिंग ऑन हाफ ऑफ द कम्युनिटी, फॉर हर इट वॉज एन एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। तो वो इनजस्टिस के खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहती थी, और इसीलिए उन्होंने अपने कास्ट को छुपाया नहीं। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इन स्कूल वॉज अ सोर्स ऑफ रिसेंटमेंट अमॉन्ग दलित चिल्ड्रन। तो स्कूल में भी दलित बच्चों के साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट होता था, जिससे उन बच्चों को बड़ा गुस्सा आता था, रिसेंटमेंट होती थी। Incidents involving separating of Dalit children in front of all students in assembly or class to list their names and highlighting them as scheduled castes for special tuitions are recounted in this autobiography. तो इस ऑटोबायोग्राफी में बताया गया है कि कैसे दलित बच्चों को बाकी के बच्चों से अलग किया जाता था, उनके नामों को अलग किया जाता था, नामों को हाईलाइट किया जाता था कि ये सभी लोग शेड्यूल कास्ट हैं और इन्हें स्पेशल ट्यूशन दिया जाना चाहिए। इस तरह की चीज़ों के बारे में बामा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। हाउ दिस सेग्रीगेशन इंस्टिगेटेड कंटेम्प्ट इन फेलो स्टूडेंट्स डिस्टर्ब बामा। तो बामा और उनके बाकी के जो फेलो स्टूडेंट्स थे, उन्हें ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। फर्दर बामा एक्सपोजेस द हिपोक्रेसी इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बाय नरेटिंग हर लाइफ एक्सपीरियंसेस एज अ टीचर इन कॉन्वेंट। इसके बाद बामा बताती हैं कि किस तरीके से पढ़ाई में तो ये हिपोक्रेसी चलती ही थी, एम्प्लॉयमेंट में भी, यानी जब वो एक टीचर बन गई कॉन्वेंट में तब भी ये भेदभाव उनके साथ होता रहा। ऑन एन ऑनेस्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ हर परयार ओरिजिन, द राइटर रिकॉल्स द डिटेस्टेबल एक्सप्रेशन ऑफ हर फेलो वर्कर्स। तो जब उन्होंने ऑनेस्टली बता दिया कि वो कौन सी जाति की हैं, वो परियार जाति की हैं, तो
जो उनके फेलो वर्कर्स थे, उनके साथ काम करने वाले जो बाकी टीचर्स थे, उनके चेहरे पर एक अजीब सा घिनौना एक्सप्रेशन आ गया. हर टेन्योर एज अ टीचर वॉज एन ऑर्डील इन्वॉल्विंग फेशियल एंड ओवरकमिंग कास्टेज facing and overcoming casteist bias towards her and Dalit students studying in that school. तो जब वो एज अ टीचर काम करने लगी तब भी उनके साथ यही सब होता रहा और उन्हें ये कास्टेस्ट बायस को झेलना पड़ा, उन्हें भी और बाकी के दलित स्टूडेंट्स को भी. शी एंटर्ड द रिलीजियस ऑर्डर और इसीलिए उन्होंने स्कूल में टीचर की नौकरी छोड़ दी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो चर्च को ज्वाइन करेंगी और एक नन बन जाएंगी. और इस तरीके से वो एक नन बन गई with a hope that she could uplift her kind by being a part of the system. तो उन्होंने सोचा कि अगर वो नन बन जाएंगी तो डेफिनेटली लोग उन्हें अच्छी नज़रों से देखने लगेंगे. Dalits converted to Christianity since it appeared to offer liberation from social and marginalization. तो बताती हैं कि कैसे उनके तरीके के जो दलित्स हैं, छोटे कास्ट के लोग हैं, वो क्रिश्चियनिटी में इसीलिए कन्वर्ट होते हैं ताकि लोग उनके साथ भेदभाव ना करें. लेकिन वहां पर भी ये चीज खत्म नहीं हुई. On reaching the convent, she discovered the inhuman exploitation of her people who were restricted to performing petty chores like sweeping, swabbing and washing the classrooms and cleaning the laboratories. तो जब वो कॉन्वेंट पहुंची वहां पे भी उन्होंने यही देखा कि कैसे उनके जैसे लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है और उन्हें छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं जैसे झाड़ू लगाना और क्लासरूम्स को धोना, टॉयलेट्स को साफ करना. बामा वॉज डिस्ट्रॉट आफ्टर डिस्कवरिंग दैट इवन इन अ रिलीजियस ऑर्डर विच प्रोमिस्ड इक्वालिटी एंड जस्टिस, कास्ट वॉज एन एम्बेडेड स्टिग्मा. तो वो देखकर परेशान हुई, शॉक भी हो गई कि चर्च जैसे रिलीजियस ऑर्डर में जहाँ पर कहा जाता है कि सभी लोग इक्वल हैं और जहाँ जस्टिस किया जाएगा वहां पर भी कास्ट सिस्टम प्रोमिनेंट था. A humiliated and degraded life and an insignificant death is the fate of an untouchable. और वो समझ गई कि अनटचेबल और दलित्स का जो फेट है, नसीब है, वो यही है कि उन्हें इस तरह की एक ह्यूमिलेटेड और डिग्रेडेड लाइफ जीनी होगी. Hence she left the church और इसीलिए उन्होंने चर्च को भी छोड़ दिया. Bama's frustration on her struggle as a Dalit finds expression in the expression which signifies the suffering of millions crippled by caste. तो बामा बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस करती हैं और बताती हैं कि किस तरीके से उनके जैसे जो मिलियंस लोग हैं वो कास्ट की वजह से क्रिपल्ड महसूस करते हैं, कास्ट की वजह से उनके साथ भेदभाव होता है. She calls upon Dalits to awaken and protest against the injustice meted out to them. और इसीलिए वो दलित्स को जगाना चाहती हैं और कहती हैं कि injustice के खिलाफ अपनी आवाज उठाओ. She dares them to question their subhuman treatment and also states that it will be difficult to free themselves from the clutches of the exploiters. और इसीलिए वो सभी को डेयर करती हैं और कहती हैं कि आपके साथ जो बुरा बर्ताव हो रहा है उसे क्वेश्चन करो, नहीं तो कभी भी अपने एक्सप्लॉयटर्स के चंगुल से, यानी उन लोगों के चंगुल से जो तुम्हें तुम्हारे साथ भेदभाव करते हैं, उन लोगों के चंगुल से कभी बाहर नहीं आ पाओगे अगर आवाज नहीं उठाओगे तो. और यहीं पर ये जो समरी है ऑटोबायोग्राफी की वो खत्म हो जाती है. आई होप आपको ये समझ में आई होगी. सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.